हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ दीक्षिता राम से और हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं और ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का 12th लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने जेनेटिक कोडॉन के बारे में डिस्कस किया था और आज के लेक्चर में हम आरएनए प्रोसेसिंग क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गो। तो हमें पता है कि आरएनए प्रोसेसिंग में मेनली तीन चीज़ें होती है। एक कि 5 प्राइम कैपिंग, यानी कि 5 प्राइम पे कैप जोड़ी जाएगी 7 मिथाइल ग्वानोसिन की। उसके बाद सेकेंड होता है हमारा पॉली ए टेल, यानी कि जो हमारा 3 प्राइम एंड होगा वहाँ पे एडिनिन के बहुत सारे रेसिड्यूज को ऐड किया जाएगा जिसको हम बोलते हैं पॉली एडिनाइलेशन। और हमें पता है स्प्लाइसिंग में इंट्रॉन्स यानी कि जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं उनको रिमूव किया जाता है और एक्सॉन्स को जोड़ा जाता है। तो जो 5 प्राइम कैपिंग वाली प्रोसेस होती है वो होती है ट्रांसक्रिप्शन के दौरान, और जो पॉली ए टेल होगी वो मेनली टर्मिनेशन के बाद हमें देखने को मिलता है। तो देखो, अगर हम टर्मिनेशन सीक्वेंस की बात करें तो हमें वहाँ पे 2 फैक्टर देखने को मिलते हैं। एक तो होता है हमारा CSTF जिसका फुल फॉर्म है क्लीवेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर, और एक है CPSF जिसका फुल फॉर्म है क्लीवेज पॉलीएडिनाइलेशन स्टिमुलेटिंग फैक्टर। तो जो CPSF है वो हमें मेनली CA रीजन पे बाउंड मिलता है, और ये वाला जो रीजन है हमारा CPSF, ये वाला जो फैक्टर है वो सिग्नल भेजता है पैप एंजाइम को। पैप का फुल फॉर्म होता है पॉली ए पॉलीमरेज, जो कि टेम्पलेट इंडिपेंडेंट एंजाइम होता है जिसको रिक्वायर होगा ATP काम करने के लिए। अब इसने सिग्नल भेज दिया पैप एंजाइम को, तो ये 3 प्राइम एंड के mRNA के एडिनिन के रेसिड्यूज ऐड करना स्टार्ट कर देगा लगभग 200 से 250। उसके बाद आएगा भाई PABP प्रोटीन जिसका नाम है पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि पॉली ए टेल पे जाके बाइंड हो जाएगा और इसका डिग्रेडेशन होने से रोकेगा। उसके बाद अगर हम कैपिंग की बात करें तो देखो, हमने क्या देखा सबसे पहले इसमें कि CSTF यानी कि क्लीवेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर था, CPSF था क्लीवेज पॉलीएडिनाइलेशन स्टिमुलेटिंग फैक्टर। ये बाउंड होता है CA रीजन पे यानी कि साइटोसिन एडेनिन रीजन पे। फिर ये सिग्नल भेजेगा PAP एंजाइम को जिसका फुल फॉर्म है पॉली ए पॉलीमरेज एंजाइम, जो कि टेम्पलेट इंडिपेंडेंट होता है और इसको काम करने के लिए चाहिए होती है ATP। ये ऐड करेगा बहुत सारे एडेनिन के रेसिड्यूज को लगभग 200 से 250 ऑन द 3 प्राइम एंड ऑफ द mRNA। फिर आता है हमारा PABP प्रोटीन जिसको बोलते हैं पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि पॉली ए टेल पे जाके बाइंड हो जाता है और उसके डिग्रेडेशन को होने से रोकता है। उसके बाद अगर अब हम कैपिंग की बात करें तो देखो, ये है आपका mRNA जिसमें GTP बाइंड है, G यानी कि ग्वानिन और TP यानी कि ट्राइफॉस्फेट यानी कि 3 फॉस्फेट इन द 5 प्राइम एंड। सपोज यहाँ पे बाइंड है तो जो हमारा G होता है ना, G का जो साइड वाला फॉस्फोरस होता है उसको हम बोलते हैं अल्फा। उसका जो सेकेंड जिसको बोलेंगे या फिर प्राइमरी फॉस्फोरस भी बोल सकते हैं। उसके बाद जो बीटा है यानी कि सेकेंडरी, जो 2 नंबर वाला फॉस्फोरस है, और जो 3 नंबर वाला होगा उसको हम बोलेंगे गामा। तो सबसे पहले आता है आपका RNA ट्राइफॉस्फेट एंजाइम, जो कि सबसे पहले जो हमारा गामा वाला है ना, गामा फॉस्फोरस जो है उसको रिमूव करेगा फ्रॉम mRNA एंड देन धीरे धीरे करके बीटा एंड गामा निकालेगा इनकमिंग GTP से। फिर आता है आपका ग्वानाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, जो कि इनकमिंग ग्वानिन मतलब आएगा, और ये तो हो गया आपका mRNA का पार्ट। अनयूजुअल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है बिटवीन 5 प्राइम टू 5 प्राइम। फिर आता है आपका 7 मिथाइल। तो सबसे पहले RNA ट्राइफॉस्फेट एंजाइम आएगा, जो कि सबसे पहले जो गामा फॉस्फेट है हमारा उसको रिमूव करेगा फ्रॉम mRNA एंड देन इवेंचुअली 1 बाय 1 वो बीटा और गामा निकालेगा इनकमिंग GTP जो होगा उससे। फिर आएगा हमारा ग्वानाइल ट्रांसफरेज, जो कि ग्वानिन को ऐड करेगा और इनकमिंग ग्वानिन को, मतलब ये तो जो था हमारा स्टार्टिंग का वो तो पूरा था हमारा mRNA का पार्ट, और ये एक्स्ट्रा इसमें ग्वानिन को ऐड कर रहा है। तो इन दोनों के बीच में बनता है 5 प्राइम ट्राइफॉस्फेट बॉन्ड, जो कि अनयूजुअल बॉन्ड होता है। देन जो थर्ड प्रोसेस होती है वो होती है 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्रांसफरेज, यानी कि जो 5 प्राइम एंड होगा mRNA का उसमें जो मिथाइल ग्रुप है वो आके बाइंड होगा, और उसके लिए जो सबस्ट्रेट जरूरी होता है वो होता है SAM यानी कि S एडिनोसाइल मिथ्योनिन।
ये तो हो गई हमारी कैपिंग की प्रोसेस। सबसे पहले हमने देखी टर्मिनेशन सीक्वेंस के बारे में, देन वी टॉक अबाउट द कैपिंग सीक्वेंस एंड द थर्ड वन इज द स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में क्या होता है कि जो हमारा सीक्वेंस होता है उसमें एक्सॉन और इंट्रॉन दो तरीके के सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं, और हमें पता है कि जो एक्सॉन वाला सीक्वेंस होता है सिर्फ वही कोडिंग रीजन होता है, और जो इंट्रॉन होगा वो नॉन कोडिंग रीजन होगा, तो ऑफकोर्स हमें उसको उस सीक्वेंस से रिमूव करना पड़ेगा। सो ये तो हो गया हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, जिसमें हमें दिख रहा है एक्सॉन वाला रीजन एंड इंट्रॉन वाला। तो जो इंट्रॉन है वो है नॉन कोडिंग, ठीक है। अब ये जो mRNA है उसके 5 प्राइम एंड पे हमने 7 मिथाइल ग्वानोसिन को लगा दिया, और जो 3 प्राइम एंड है वहाँ पे पॉलीएडिनाइलेशन आपको दिख रहा है, और ये जो डार्क ब्लू वाला रीजन है वो है एक्सॉन वाला रीजन, और ये बीच वाला है इंट्रॉन। तो हमने इंट्रॉन को रिमूव कर दिया, और रिमूव करने के बाद जितने भी एक्सॉन्स थे वो एक दूसरे के साथ आके जुड़ गए, एंड देन फाइनली जो एक प्रोटीन बन गया जो कि था फंक्शनल प्रोटीन। अब जो इंट्रॉन होता है ना हमारा, तो इंट्रॉन के भी दो कैटेगरीज होती है, एक तो होती है GU-AG कैटेगरी और एक होती है AU-AC कैटेगरी। हमने यहाँ पे थायमिन का जिक्र कहीं पे भी नहीं किया, हम यहाँ पे यूरेसिल के बारे में बात कर रहे हैं बिकॉज इट इज mRNA नॉट DNA। अगर DNA होता तो हम थायमिन के बारे में लिखते। तो अब देखो यहाँ पे फिर से हमने बनाया है एक mRNA को, जहाँ पे यहाँ पे हमें 7 मिथाइल ग्वानोसिन की कैप दिख रही है, यहाँ पे ये एक्सॉन 1 है, और जो एक्सॉन का जो टर्मिनेशन वाला पॉइंट है यानी कि लास्ट वाला पॉइंट है, वहां पे मान लो कि यहाँ पे सपोज ग्वानिन प्रेजेंट है, और ग्वानिन के साइड में ही GU सीक्वेंस प्रेजेंट है जो कि इंट्रॉन का सेक्शन है। बोला ना कि सबसे पहले एक्सॉन एंड देन इंट्रॉन, तो इंट्रॉन के स्टार्टिंग में और एक्सॉन फर्स्ट के एंडिंग में GU प्रेजेंट है, और इंट्रॉन के लास्ट में AG सीक्वेंस हमें देखने को मिल रहा है। और GU और AG के बीच में यानी कि जो इंट्रॉन वाला सीक्वेंस है पूरा, इंट्रॉन के सेंटर में एक रीजन होता है जिसको A* रीजन कहते हैं, जिसको ब्रांच साइट भी कहते हैं, और ये पूरे इंट्रॉन को हम क्या बोलेंगे, GU-AG इंट्रॉन बोलेंगे। एंड देन फर्दर इंट्रॉन के बाद हमें एक्सॉन देखने को मिलेगा सेकेंड वाला, एंड लास्ट में हमें पॉली A टेल देखने को मिलेगी। अब इंट्रॉन भी जो होता है ना वो दो तरीके से रिमूव हो सकता है। एक तो होता है हमारा कि स्प्लाइसियोसोम मेडिएटेड, यानी कि खुद से वो रिमूव नहीं होगा, उसको स्प्लाइसियोसोम की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको बोलेंगे स्प्लाइसियोसोम मेडिएटेड। सेकेंड होता है सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन, यानी कि वो खुद ब खुद रिमूव हो जाएगा, यानी कि वो एज अ राइबोजाइम एक्ट करेगा। अब राइबोजाइम क्या होता है, एक कैटालिटिक RNA होता है जो कि खुद के इंट्रॉन को खुद से ही रिमूव कर देगा। अब जो सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन होते हैं उसमें भी हमें दो ग्रुप्स देखने को मिलते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो हमने देख लिया कि A* वाली ब्रांच साइट होती है पॉइंट वाली, और पायरिडिन ट्रैक्ट भी हमें देखने को मिलेगी जिसमें हमें सिर्फ C और U ही देखने को मिलेंगे उस mRNA के अंदर। अब जो एडेनिन जो है हमारा, उसके पास 2 फ्री OH होते हैं। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो ये एज ए न्यूक्लियोफिलिक अटैक जैसे काम करता है। तो यहाँ पे देखो GGU, यानी कि स्टार्टिंग में यहाँ पे था ना, देखो यहाँ पे मैं आपको रफ करके दिखाती हूँ कि यहाँ पे प्रेजेंट था GGU, तो वही सीक्वेंस यहाँ पे नीचे बनाया है GGU। तो यहाँ पे जो 2 प्राइम OH था जो कि एडेनिन के पास प्रेजेंट था, 2 प्राइम फ्री OH, उसने यहाँ पे आके अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है GAAG, और यहाँ पे हमें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड देखने को मिलता है जो कि अनयूजुअल होता है। और ये जो पहला जो अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का, उसको बोलते हैं फर्स्ट ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे एस्टर बॉन्ड हमें देखने को मिलता है। एंड नाउ वो जो एक्सॉन था वो फ्री हो गया विथ 3 प्राइम OH। तो जो फर्स्ट वाला एक्सॉन है उसके एंडिंग में हमें 3 प्राइम OH देखने को मिलेगा, और जो लास्ट वाली साइड थी AG, यहाँ पे देखो ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये वाली जो साइट है ना, ये AGA, अब इसके ऊपर अटैक होगा। जो फ्री OH हो गया है ना यहाँ का एक्सॉन 1 का, तो वो 3 प्राइम OH AGA साइट पे अटैक करेगा एट 3 प्राइम प्लाइस साइट, और इसको बोलते हैं सेकेंड न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन या फिर सेकेंड ट्रांस एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे भी हमें एस्टर बॉन्ड देखने को मिलता है।
तो ये हो गया आपका एक्सॉन 1 और ये है 3 प्राइम OH। फिर आता है आपका एक्सॉन सेकेंड, इंट्रॉन इस तरीके से रिमूव हो गया और यहाँ पे बनता है दो एक्सॉन्स के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड और फिर दो एक्सॉन्स एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं एंड देन फाइनली हमें फंक्शनल प्रोटीन यहाँ पे देखने को मिलता है। और यहाँ पे और एक स्ट्रक्चर इस तरीके से बेंडिंग स्ट्रक्चर बनता है AGU का, जिसको लैरिएट भी कहते हैं। उसके बाद अगर ये आपको थ्योरेटिकली समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ यूट्यूब पे इसका एनिमेशन होगा, वो आप एक बार देख लो कि कौन सा बॉन्ड कैसे अटैक करता है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद क्योंकि मैं यहाँ पे एनिमेशन नहीं दिखा सकती इसीलिए अब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दो तरीके के हमने इंट्रॉन्स देखे। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं वो हम देखेंगे। जो ग्रुप 1 होता है उसका जो ब्रांच पॉइंट होता है न्यूक्लियोटाइड का वो होता है G, और अगर हम ग्रुप 2 की बात करें तो उसका जो ब्रांच पॉइंट होगा न्यूक्लियोटाइड का वो होता है A। उसके बाद यहाँ पे एंडोजीनस ग्वानोसिन 3 प्राइम OH अटैक करता है और यहाँ पे A प्राइम 2' OH अटैक करता है, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। इसके बाद यहाँ पे फ्रॉम आउटसाइड G'3 प्राइम OH अटैक करता है। 2 प्राइम एंड 3 प्राइम बोथ आर फ्री, लेकिन 3 प्राइम जो होता है वो अटैक करता है यहाँ पे, और यहाँ पे जो इंट्रॉन होते हैं वो रिमूव होते हैं इन ए लीनियर फॉर्म, और ग्रुप 1 के लिए ATP की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जो ग्रुप 2 होता है उसमें दो तरीके की न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस होती है, एक तो 2 प्राइम OH अटैक करेगा एंड देन 3 प्राइम OH जो कि सेकेंड न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगी। और इंट्रॉन जब रिमूव होता है तो कुछ इस तरीके का बेंडिंग स्ट्रक्चर बनता है जिसको लैरिएट बोलते हैं, और इसके लिए ATP रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसमें ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको डिफरेंसेस याद रखने हैं, कहाँ पे ATP रिक्वायर होता है, कहाँ पे लैरिएट बनता है, कहाँ पे दो तरीके की न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस होती है, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शंस होती है। बस यही आपको ओवरव्यू याद रखना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। ये तो बस एक अंडरस्टैंडिंग के लिए था, ये वाला जो ऊपर वाला मैंने बताया ना कि इंट्रॉन्स कैसे रिमूव होते हैं वो बस एक अंडरस्टैंडिंग के लिए था, बट हाँ जो मेन है वो तो यही फ्लो चार्ट है। उसके बाद मैंने बोला कि स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स होता है। जब इंट्रॉन खुद से रिमूव नहीं हो पाता तो वो स्प्लाइसियोसोम मेडिएटेड कॉम्प्लेक्स से रिमूव होता है। तो स्प्लाइसियोसोम में क्या क्या आता है, स्प्लाइसियोसोम में आता है आपका SNRNA जिसको हम बोलते हैं स्मॉल न्यूक्लियर RNA, जिसमें U1, U2, U4, U5, U6 इस तरीके के डोमेन्स हमें देखने को मिलेंगे, और कुछ 150 SNRNA राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन्स भी हमें इसमें देखने को मिलते हैं इन स्प्लाइसियोसोमल कॉम्प्लेक्स। तो अब किस कॉम्प्लेक्स से किस कॉम्प्लेक्स में कैसे कन्वर्जन होता है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले होता है E कॉम्प्लेक्स बनता है। तो E कॉम्प्लेक्स में क्या क्या होगा, U1 SNRNA हमें देखने को मिलता है प्लस SNRNPs हमें देखने को मिलते हैं सिट्स ऑन द 5 प्राइम स्प्लाइस साइट, और ये 5 प्राइम स्प्लाइस साइट पे बैठेंगे। फिर यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा U2AF यानी कि U2 ऑक्सिलरी फैक्टर जो कि ब्रांच पॉइंट पे आके बाइंड होगा। फिर आता है BBP यानी कि ब्रांच पॉइंट बाइंडिंग प्रोटीन। फिर आता है SR यानी कि सीरिन अर्जिनिन प्रोटीन। ये ज़्यादा डिटेल में फिर से बोल रही हूँ कि ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ज़्यादा डिटेल में मत जाओ कि ये फैक्टर कहाँ पे बैठता है, ये वो हम PhD नहीं कर रहे हैं, हम बस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। तो बस आपको ये याद होना चाहिए कि E कॉम्प्लेक्स में किस किस चीज़ों का जिक्र होता है। तो U1 SNRNA प्लस SNRNPs मिलके बनाता है E कॉम्प्लेक्स। इसमें हमें U2AF, BBP और SR देखने को मिलेगा। उसके बाद बनता है E कॉम्प्लेक्स कि जब U2 SNRNA रिप्लेस कर देता है BBP को, तब जो E कॉम्प्लेक्स होता है वो कन्वर्ट हो जाता है A कॉम्प्लेक्स के अंदर। फिर A कॉम्प्लेक्स बाद में कन्वर्ट होता है B1 कॉम्प्लेक्स में। कैसे कि U6 प्लस U4 कॉम्प्लेक्स प्लस U5 ये तीनों ट्राई SNRNA कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और बनाने के बाद जो A कॉम्प्लेक्स होगा वो B1 कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जो B1 कॉम्प्लेक्स है वो फर्दर B2 कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होता है। कब, जब जो U4 कॉम्प्लेक्स है ना, U4 ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है, जब वो ये पूरे ट्राई SNRNA कॉम्प्लेक्स से रिमूव हो जाएगा तब बनेगा आपका B2 कॉम्प्लेक्स, यानी कि B1 कॉम्प्लेक्स किस में कन्वर्ट हो गया, B2 कॉम्प्लेक्स के अंदर। फिर जो B2 कॉम्प्लेक्स है वो C कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होता है। C का फुल फॉर्म होता है कमिटमेंट यानी कि कमिटमेंट कॉम्प्लेक्स। इसमें हमें मेनली U6 SNRNA देखने को मिलता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांस एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन के लिए, और ये कैटेलिटिक सेंटर भी बनाने का काम करता है। तो सबसे पहले E कॉम्प्लेक्स, देन A कॉम्प्लेक्स, B1, B2 एंड देन C कॉम्प्लेक्स। और बस याद रखना है कि इसके अंदर कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद हमें ग्रुप 1 और ग्रुप 2 इंट्रॉन के बीच में डिफरेंस याद रखना है, एंड देन
कि स्प्लाइसिंग कैसे होती है उसके बारे में हमने देखा। एंड देन वी टॉक अबाउट कि कैपिंग कैसे होती है, जिसमें एंजाइम कौन कौन से ज़रूरी होते हैं वो याद रखो, आरएनए ट्राइफॉस्फेट एंजाइम, फिर ग्वानिनाइल ट्रांसफरेज एंड देन 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्रांसफरेज। एंड फिर हमने स्टार्टिंग में देखा था टर्मिनेशन सीक्वेंस के बारे में कि उसमें कौन सा एंजाइम होता है, किसका फंक्शन क्या होता है, मेनली आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो ये तो हो गया आरएनए प्रोसेसिंग के बारे में, जिसमें हमने कैपिंग, टेलिंग और स्प्लाइसिंग कैसे होता है वो देख लिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और थोड़ा बहुत रिवाइज हो गया होगा। एक बार आप इसका एनिमेशन प्लीज़ यूट्यूब पे देख लो ताकि आपको चीज़ें रिलेट हो जाएंगी और ज़्यादा डिटेल में ना घुसो कि लाइक ओके इस एंजाइम का ये फंक्शन है, इस प्रोटीन का ये फंक्शन है, इस कॉम्प्लेक्स का ये फंक्शन है, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ये चीज़ें इन्वॉल्व होती है, बस यही चीज़ें याद रखो। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। तब तक के लिए कीप अचीविंग, कीप लर्निंग, कीप थ्राइविंग, बाय एंड टेक केयर। You can support my channel by scanning this QR code via UPI. Any small contribution means a lot to me and helps me continue creating content. Thank you so much for your support.